गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पाठ यानी झांसी की रानी के सारांश की। यह पाठ बहुत बड़ा लंबी एक पंक्तियों में लिखी गई कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। जैसे कि हमने आपको पहले भी पाठ परिचय में बता दिया है कि यह 1857 के संग्राम के समय की बात को दर्शाती है। इसकी स्टार्टिंग में कुछ शुरू की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सिंहासन में लुटे राजवंशों में भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता में उन्होंने क्या किया, 1857 के युद्ध या संग्राम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय क्या है, भारत क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा हो गया था यानी उसमें अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में लेकर उसकी सारी शक्ति और सामर्थ्य हमारे देश का क्या है अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कि हम क्या हो गए थे, परतंत्र गुलाम होते जा रहे थे। तो हमारी जो जवानी, जो हमारा जोश जो देश का था वो कम हो रहा था। तो ऐसे में दोबारा एक उत्साह की जोत जो कहते हैं ना कि जोश आया लोगों में, और अंग्रेज़ों को दूर करने के लिए, फिरंगी को भगाने के लिए सब ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे में झांसी की रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली थी, यानी कि अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिख दिए जो इस पूरी सारांश कविता का जो पूरा सारांश है जो आपको व्यक्त कर रहे हैं कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई 1857 के संग्राम का वर्णन करने वाली कविता है। इसमें रानी के बचपन की खेल एवं सखियों की बात की गई है। कविता में बताया गया है कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी और वो बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी कि बचपन से ही उसे वीरता भरे खेल पसंद थे। बर्छी ढाल कृपाण यानी कि तलवार अस्त्र शस्त्र से जुड़े हुए जो अस्त्र शस्त्र होते हैं युद्ध के, वो उसे पसंद थे। उसे खेल खिलौने पसंद नहीं हुआ करते थे। और दुर्गा का अवतार कहा गया है उसे, क्यों? क्योंकि उसमें इतना शक्ति और सामर्थ्य था। नकली युद्ध व्यू रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय परिवार। यानी कि उसको युद्ध रचना, नकली किले बनाना, लड़ाई करना, यानी कि युद्ध के कौशल करना, घुड़सवारी करना, ये सारी चीज़ें उसके प्रिय खेल थे। तो यहाँ पर रानी के बचपन की सखियाँ किसको कहा गया, बर्छी ढाल कृपाण, ये उसकी सखियाँ थी, इनके साथ वो खेलती थी। और उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, सैन्य यानी कि किला दुर्ग बनाना, युद्ध रचना, ये सारे खेल उसे पसंद थे। फिर उसे दुर्गा का अवतार कहा गया है, उसमें इतना शक्ति और सामर्थ्य था। धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर उसका विवाह कर दिया गया किसके साथ, झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। लेकिन बड़ा जब वो रानी बनकर पहुंची तो यहाँ पर वर्णन किया है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो वो झांसी में विवाह करके गई, पूरे बहनों को सजाया गया, सब तरफ बहुत खुशी थी। लेकिन निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। थोड़े ही समय बाद राजा जी की मृत्यु हो गई और रानी के कोई संतान भी उस समय नहीं थी। सब दुख में थे, सब जगह दुख ही दुख हो गया था। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। तो यहाँ पर दिया कि डलहौजी की हड़प नीति और रानी का विद्रोह। तो जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई और उनके पास कोई दीप, कोई संतान नहीं थी, तो ऐसे में डलहौजी ने बहुत खुश हुआ। डलहौजी मन ही मन हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। मतलब रानी को उन्होंने देखा कि इनकी कोई औलाद नहीं है, राजा भी खत्म हो गए हैं, तो वो डलहौजी जो अंग्रेजी अफसर था वो झांसी आया और उस पर उसने अपनी हड़प नीति, यानी कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं है और उनकी कोई संतान नहीं है, उस पर अंग्रेज लोग अपना कब्जा कर लेंगे, ये उनकी हड़प नीति थी। और इस काम के लिए डलहौजी झांसी पहुंचा। लेकिन अंग्रेजी सरकार के आगे झांसी ने घुटने नहीं टेके। उसने डलहौजी का सामना किया। उसने अपने पुत्र, दत्तक पुत्र यानी कि दामोदर राव को, एक बेटे को उसने गोद लिया और उसने युद्ध किया। अंग्रेजों के लेफ्टिनेंट वॉकर को उसने हराया, जनरल स्मिथ को हराया, इवन ग्वालियर तक उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया झांसी की
रानी ने, लेकिन अंत में लड़ते लड़ते हीरोज जो था उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया और उसकी वो घायल हो गई। वो घायल होकर भी वो भाग के गई, लेकिन उसका जो घोड़ा था वो नया था, तो वो आगे कालबी तक पहुंचा वो जगह, और वहां पहुंचकर उसका घोड़ा जो है वो उस पानी, उस जल के स्रोत को यानी कि उस नदी को पार नहीं कर पाता, और वो वहाँ घायल होकर गिर जाती है और परलोक सिधार जाती है। यानी कि लड़ते अंतिम समय तक वो अंग्रेज़ों का सामना करती रही है और उसने हार नहीं मानी और अपने झांसी को उनके आगे मतलब उनके आगे समर्पित नहीं होने दिया। तो इस प्रकार एक स्त्री होने के बावजूद उसने अपनी वीरता के द्वारा लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए स्त्रियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो इसमें ये पूरी कविता को जब आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पर आपको उस प्रकार लगेगा कि किस प्रकार उसने अपनी वीरता से अंग्रेज़ों के समक्ष हार नहीं मानी। कि रानी बड़ी कालपी आई कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया सर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी ने जब जनरल स्मिथ को हराया, ग्वालियर पर अपना कब्जा किया, उस युद्ध के दौरान उसका जो प्रिय घोड़ा था जो वो हमेशा चलाती थी वो क्या हुआ था, खत्म हो गया था। इसलिए वो नए घोड़े पर उसको अगले युद्ध में जो समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ पर है ना कि घायल होकर गिरी सिंहनी, सिंहनी यानी शेर के समान लड़ने वाली शेरनी, उसे वीर गति तो पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये बुंदेले हर बोलो यानी हर एक गाने वाले हर एक व्यक्ति के मुँह से हमने उसकी प्रशंसा सुनी है। रानी गई सिद्धार्थिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। यानी कि वो ऐसी रानी लक्ष्मीबाई है जो कि तेज से तेज, यानी कि एक नाम है स्वतंत्रता के लिए, एक औरतों के लिए, महिलाओं के नाम पर, हमारे देश के लिए मर मिटने वाली महिलाओं में वो एक ऐसा नाम है जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये प्रमुख बिंदु आपको दिए गए हैं। आपको कविता का पूरा सारांश कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, कविता का वाचन कर लीजिएगा, उसके शब्दों के अर्थ हम आपको बता देंगे आगे के मॉड्यूल में। लेकिन आप पाठ का वाचन कर लीजिए, सारांश को कर लीजिए, पंक्तियों को पूरा कॉपी में लिखकर या उनका सारांश लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको शब्दार्थ दे देंगे जो आप याद कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वाचन कर रहे हैं और इन प्रमुख बिंदुओं को लिखकर याद कर रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे आगे के मॉड्यूल में, तब तक के लिए